ओके, तो आज बात करेंगे एंजाइम्स की। ठीक है, हमने अभी रिसेंटली एक यूनिट कंप्लीट किया है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, एंजाइम। एंजाइम समझने से पहले मैं आपको टर्म क्लियर करूंगा, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे, देन एंजाइम और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आज देखेंगे, खासियतें, और कुछ खासियतें इसकी बाद में देखने वाले हैं हम। अच्छा, इन मेटाबॉलिज्म को भी समझने से पहले हमने कुछ रिएक्शन समझे हैं, अगर आपको याद हो तो। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपस में मिलके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, जैसे फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट्स के किस ऑर्गेनल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। वेरी गुड, इट इज नोन एज किचन ऑफ सेल। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन हमने डिस्कस किया था जिसमें हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट्स ऑफ एटीपी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, सिकंदर? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है, कहाँ, कौन से ऑर्गेनल के अंदर जी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसके कुछ स्टेजेस साइक्लोसिस यानी अपना साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, और कुछ स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। लेकिन हम जर्नली इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जिसके कुछ स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। और हमें ये भी पता है कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास हैं वो हमें हमारी मदर से मिले हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है जी, जितने भी उनको उनकी मदर से मिले हैं, उनको उनकी मदर से मिले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करते हुए हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बना लेते हैं। ठीक है जी, ये एवोल्यूशनरी ट्री का काम करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा अच्छा, आपको ये रिएक्शन समझ में आता है? अच्छा, आपको ये रिएक्शन बताया क्यों जा रहे हैं, ये एक्टिविटी सेल के अंदर होती है। ठीक है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, सिकंदर, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब एक्टिविटीज को मिला करके हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अकर इनसाइड अ सेल, इनसाइड सेल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है, हमने सिर्फ यहाँ पर दो पढ़ी है, सेल के अंदर सिर्फ इतनी एक्टिविटीज नहीं होती, सिर्फ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज हो रही है उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अच्छा, आपने ध्यान किया, ये देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्होंने मिलकर हमें ग्लूकोज दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इटसेल्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, और इन स्मॉलर मॉलिक्यूल ने हमें कौन सा मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया, ग्लूकोज, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे इसको देखिए, ये ग्लूकोज ये लार्जर है स्मॉलर है, सिकंदर? लार्जर, ग्लूकोज लार्जर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, स्मॉलर, लार्जर, स्मॉलर। तो यहाँ पर हमें लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल मिला। ठीक है जी, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉलर से लार्जर मॉलिक्यूल मिलते हैं, और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलते हैं। सो दोस काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल गेट कंबाइंड एंड गिव अस अ लार्जर मॉलिक्यूल, दिस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है जी, उसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे, जिसकी टिपिकल एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसकी, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, और ये देखें, लार्जर मॉलिक्यूल अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाए तो ऐसे काइंड के मेटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ से क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, मोर एप्रोप्रिएटली। आ रही है बातें समझ में? अब तक हमने सिर्फ मेटाबॉलिज्म देख लिया है, और मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। एनाबॉलिज्म होगा तो स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के लार्जर मॉलिक्यूल देंगे, और अगर कैटाबॉलिज्म होगा तो लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जी सतीश, टाइप से। ठीक है जी, अच्छा ये कहानी आपको क्यों बताई जा रही है, देखो थोड़ा सा और समझते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल कहानी क्या है। अच्छा देखें,
ये हमारे पास एक लिविंग सेल है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक ब्लड वेसल है, एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल है, ठीक है ना। ये ब्लड वेसल आप समझते हैं, वो ट्यूब जिसके अंदर ब्लड मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, इस ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम की आयंस मौजूद है, ठीक है, और इस सेल के अंदर भी सोडियम की आयन मौजूद है। आप मुझे पहले तो ये बताओ कि सोडियम की आयन ज्यादा कहाँ है? सेल के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सोडियम जो है यहाँ से मूव कर रहा है फ्रॉम सेल टू द ब्लड वेसल, फ्रॉम सेल टू द ब्लड वेसल, यानी सोडियम मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्यारा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज यहाँ भी है। अब आप मुझे बताओ, ग्लूकोज मूव कर रहा है, ग्लूकोज ज्यादा कहाँ है? ब्लड वेसल के अंदर, और कम कहाँ है? ठीक है जी। अच्छा, अब ग्लूकोज अगर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ग्लूकोज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? लोअर से हायर की तरफ, और जब लोअर से हायर की तरफ मूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पता है आपको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर क्या यूज होगा? एटीपी, ठीक है जी। ये जो सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इसमें एटीपी यूज हो रहा था? नहीं, क्योंकि ये हायर टू लोअर, ठीक है जी। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, लेकिन ये अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है जी। जहां उसकी कंसंट्रेशन पहले ही कम है, वहां से वो हायर की तरफ जा रहा है जहां उसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब कभी कोई सब्सटेंस अपनी लोअर से हायर की तरफ जाएगा ना, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगेन हमने कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म देख लिया, कैटाबोलिज्म देख लिया, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट देख ली। इनका सबका मतलब क्या है? देखिए, ये सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है, और सेल के अंदर इन एक्टिविटीज को करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो हमारे प्यारे से एंजाइम, ठीक है जी। एंजाइम्स के अलावा भी ये काम हो सकते हैं, एनाबोलिज्म भी हो सकता है, कैटाबोलिज्म भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें कई साल लग जाएंगे, ठीक है। हम कोई भी काम करेंगे ना, बोलने में ही ना, वर्ड अदा करने में ही बहुत सारे साल लग जाएंगे अगर एंजाइम नहीं होंगे। as simple as that, they can speed up the chemical reaction, speed up biochemical reaction, ओके जी। सो एंजाइम क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और आपको पता है कि जब कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड अप करेगा तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, कोई एक और टर्म यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जब कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? जी, सी से आता है उसका नाम, और वो है कैटालिस्ट, ठीक है जी, कैटालिस्ट। अब क्योंकि ये लिविंग रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है ना, दैट्स व्हाई एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं, बायोकैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। एक बार रिकैप लेते हैं, फास्ट रिकैप। देखें, अब तक हमने पढ़ा ही क्या है? सिर्फ मैंने आपको बताया कि अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के बड़ा मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो ये एनाबोलिज्म, बड़ा मॉलिक्यूल अगर कट हो रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, दे आर द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा हमने ये देखा कि कुछ सब्सटेंस अपनी हायर से लोअर, कुछ लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ये मैकेनिज्म है। चाहे कैटाबोलिज्म हो, चाहे एनाबोलिज्म हो, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, सबको करवाने के लिए हमें कुछ स्पेशल सब्सटेंस चाहिए होते हैं। दैट सब्सटेंस इज नथिंग बट व्हाट? एंजाइम। एंजाइम क्या करेंगे? बेसिकली स्पीड अप करेंगे केमिकल रिएक्शन को, और इनको, इनके लिए दूसरा टर्म क्या है? बायोकैटालिस्ट। सिकंदर, कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, इनकी डेफिनेशन क्या है? एंजाइम की डेफिनेशन लिखते हैं। एंजाइम की डेफिनेशन है, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप मुझे बताओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सिंथेसाइज विथ इन अ लिविंग सेल, विथ इन लिविंग सेल, एंड they can speed up the chemical they can speed up the biochemical reaction, speed up, ठीक है जी। अच्छा, एक एक वर्ड देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? those kind of compound or those kind of molecule which do have the carbon hydrogen bonding in between them, they are considered as organic compound। अगर ऐसी बॉन्डिंग नहीं है तो इनऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनसे पहले कोई हमने दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं हमारी बॉडी के अंदर? कौन से?
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल भी कहते हैं, राजा बेटा, जिन्हें बायोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। अच्छा, सिंथेसाइज विद इन अ लिविंग सेल, आगे चल के हम देखेंगे कि एंजाइम जो है वो सेल के अंदर ही बनेंगे और लिविंग सेल के अंदर ही बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और इनका काम ये है कि इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्या ये करते हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ आप उसकी डेफिनेशन अपने दिमाग में रखो। अच्छा, ये जो टर्म एंजाइम है ना, एंजाइम, ये इनका मतलब होता है इनसाइड, और जाइम का मतलब है यीस्ट, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था विथ एन ऑर्गेनिज्म जिसे हम यीस्ट कहते हैं। यीस्ट, यीस्ट की थोड़ी कहानी देखते हैं। यीस्ट, यीस्ट का साइंटिफिक नेम आपको पता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम सेकरोमाइसिस सेरेवाइसी कहते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, सेकरोमाइसिस सेरेवाइसी, ठीक है जी। अच्छा, ये एक टाइप का यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई समझते हैं? फंजाई क्या होता है जी? जी, फंजाई, फंजाई का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफ हो, यूकैरियोट हो, ठीक है जी, यूनि मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकता है। तो ये यूनिसेलुलर फंजाई में से एक फंजाई ये भी है, यीस्ट, ठीक है। यीस्ट की बहुत सारे यूजेस हैं। कहाँ? बेकरी के अंदर, बेकरी, और जो बेवरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, और रिसर्च, है ना, आजकल ही रिसर्च में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कौन? हमारा प्यारा सा यीस्ट। जी, यीस्ट बहुत सारे काम कर पाता है। यीस्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से जो डबल रोटी वगैरह ब्रेड है ना, वो फूलती है। डेट्स वाई इसको बेकरी में यूज करते हैं, है ना। और ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाता है, डेट्स वाई इसको बेवरिंग जो इंडस्ट्रीज है जहाँ अल्कोहल वगैरह बनता है वहाँ यूज किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से जब हमें डीएनए वगैरह को लेकर के रिसर्च करनी होती है तो हम इनको यूज करते हैं। हमेशा याद रखो, जब कभी भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल किसी को लेना चाहेंगे ना, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को लेंगे जिसकी लुक आफ्टर करना बड़ा आसान हो, छोटा हो साइज में, वेरिएशंस हो, उसको लिया जाएगा। तो उसके लिए स्वीटेबल होता है यीस्ट। वेल, हमें ये डिटेल अगर आप ना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। ये पूछा जाता है। अच्छा, यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिस पर काम कर रहे थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम फ्रेडरिक विल्हेल्म कोहनी। इनको कोह भी पढ़ा जाता है, कोहनी भी पढ़ा जाता है, कोह भी पढ़ा जाता है, कोह सही है। उन्होंने यीस्ट के अंदर डिस्कवर करा था एंजाइम को, ठीक है। साजिद, अपना सिकंदर, सिकंदर देखें, एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, विद इन लिविंग सेल बनेंगे, ठीक है जी। वर्ड का मतलब होता है इन यीस्ट, डिस्कवर करा है FW कोह ने, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल? आगे बढ़े, ठीक है जी। अच्छा, अब एंजाइम की ना कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, खासियतें देखते हैं एंजाइम की, ठीक है जी। अच्छा, हमें ये तो पता है कि एंजाइम इनसाइड द सेल बनेगा। एंजाइम को बनाएगा कौन? ठीक है जी। देखें, एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्यारा सा डीएनए। जी हाँ, एंजाइम को डीएनए बनवाएगा। अगर आपको थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर्स याद हो तो हमें पता है कि डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। दैट आरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके बाहर आएगा और कहाँ अटैच होगा सिकंदर? राइबोसोम पर। राइबोसोम पर एक बार ये अटैच हो गया तो फिर क्या बनेगी वहां पर? प्रोटीन, ठीक है जी। और बनेगी हमारे पास एक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, बेसिकली इस प्रोटीन में से एंजाइम भी बन सकते हैं, ठीक है जी। इस प्रोटीन से एंजाइम भी बन सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि एंजाइम बनवाएगा कौन? डीएनए। और एंजाइम ज्यादातर एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं, ज्यादातर, सबके सब नहीं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे। ज्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन के अलावा भी दूसरे सब्सटेंस से बने हुए हैं। जी हाँ, ऐसी बात है, आगे चल के देखेंगे उसे हम। ये भी समझ में आ गया कि डीएनए से बनेगा, ठीक है जी। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी तरीके से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिला के क्या कहा जाता है जी? सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। चले, कोई नहीं। अच्छा, डीएनए
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और उससे फाइनली सिंथेसाइज हो गया एंजाइम। अच्छा, डीएनए को ये कमांड किसने दिया? ये भी सवाल है, जिन बच्चों का दिमाग चलता है ना वो पूछते हैं कि डीएनए तो बनवाएगा, लेकिन डीएनए किसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनवाएगा? ठीक है, तो डीएनए जिनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाएगा वो बहुत सारे सब्सटेंस है, उनमें से एक आप याद रखो, एक है हार्मोन। हार्मोन नाम सुना है पहले कभी? हार्मोन, हार्मोन को बॉडी मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, आप इतना याद रखो कि हार्मोन्स आएंगे, जो भी जैसा भी एंजाइम उनको बनवाना है सेल पर अटैच्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, और फिर उनको कमांड देंगे और सिंथेसाइज करवाएंगे स्पेसिफिक काइंड का एंजाइम। ठीक है, याद रखिएगा हार्मोन के अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि एंजाइम की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें समझ में ये आया कि एंजाइम सेल के अंदर बनेगा और मोस्टली एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, मोस्टली। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन से नहीं बल्कि आरएनए होते हैं बेसिकली, और वो प्रोटीन का ही काम कर रहे होते हैं। कुछ आरएनए ही एंजाइम का काम कर रहे होते हैं। जब आरएनए से एंजाइम बना हुआ होता है ना, तो उसे एंजाइम नहीं, उसे राइबोजाइम कहा जाता है, राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम। इससे एक मिलता जुलता टर्म भी एक और भी सुनते हैं, राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोजाइम है और दूसरा क्या होता है हमारे पास? राइबोसोम। अच्छा, राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि आरएनए बेस्ड, राइबोसोम ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। आ रही है वाली बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़े जी। ये ठीक है, ये आरएनए है, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज करेंगे स्पेसिफिक काइंड का एंजाइम। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज हो सकता है। हाँ, विद इन अ सेल बनेगा। ठीक है जी, और उसकी नेचर क्या होगी? प्रोटीनेशियस, और किससे बना हुआ होगा? आरएनए से। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात? आगे बढ़े। देखें, ये जो राइबोसोम ना, इनको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है थॉमस, इनको चेक पढ़ा जाता है, थॉमस चेक, और दूसरे हैं सिडनी एल्टमैन, सिडनी एल्टमैन। अच्छा, इनके नाम याद रखने, आपको बुक में मेंशन है। और इन्होंने इनको डिस्कवर किया था 1892 के अंदर, राइबोजाइम को। पहले हम यही मानते थे कि भाई एंजाइम जो होगा ना वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होगा। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद 1892 में इन्होंने बताया कि भाई कुछ आरएनए भी ऐसे होते हैं, कुछ आरएनए भी ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम का काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 1899 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उस बात को हम छोड़ते हैं, बल्कि ये 1982 है, 1982, 1982, 1980 तक हमारा मानना ये था कि सब एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर है, लेकिन 1982 में इन्होंने ये डिस्कवर करा, 1989 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये ईयर आप याद रखें, नोबेल प्राइज का ईयर याद रखें या ना रखें वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको जो मैं क्लियर करना चाहूँ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं। ठीक है जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के पॉलीन्यूक्लियोटाइड है हमारे पास जी? कौन से? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है जी, अच्छा, दो तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, देयर इज डीएनए एंड देयर इज आरएनए। इन दोनों में से पहले कौन सा आया था? आरएनए। ठीक है जी, इन दोनों में से पहले आया था आरएनए। ये हमें कैसे पता चला? वेरी गुड, जो इसके पास जो शुगर है वो कौन सी है सिकंदर? राइबोस डीऑक्सीराइबोस? आरएनए के पास राइबोस, और डीएनए के पास कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस। अगर पहले राइबोस आई होगी तो ही उसकी डीऑक्सी फॉर्म आई होगी ना। ठीक है जी, तो एक तो इंडिकेशन ये है, और दूसरा एक एंजाइम होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। दिस एंजाइम कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये डीएनए को आरएनए से बना सकता है। रिवर्स नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन ये एंजाइम आरएनए से डीएनए बनवा लेगा। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहा जाता है। आरएनए से डीएनए बन जाएगा, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस छोटे छोटे जो वायरसेस है ना उनके अंदर मौजूद होता है। वायरस तो बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिमिटिव एंजाइम मौजूद है तो डीएनए से ही
आरएनए से ही डीएनए बना है। उसके बाद डीएनए ने कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं, दैट्स व्हाई हम उसे जेनेटिक मटेरियल मानते हैं और आरएनए को नहीं। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, फिर हम उसको जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। ठीक है, डिस्कस किए में वो हमने, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है वो वाले। ठीक है, चले, ठीक है, बेहतर है, वेरी गुड। अपनी कॉपीज बना सकता हो, हर सेल के अंदर मौजूद हो, और जब उस वो अपनी नई न्यू कॉपीज बना रहा हो ना, तो चेंज होना चाहिए वहां पर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड राजा बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन होने चाहिए, अगर ये होंगे तो उसको जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा, जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी उनको जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाएगा। नहीं, प्रोटीन में म्यूटेशन नहीं होती, दैट्स व्हाई उनको जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाता, डीएनए को माना जाता है। चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए एज सिंपल, चेंज हो जाए उसे म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है जी, और डीएनए डीएनए किस चीज से बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से। चेंज किस में आएगा? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में आएगा। चलिए ठीक है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, एक राइबोस और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मौजूदगी की वजह से, और तीसरा इन राइबोजाइम की मौजूदगी की वजह से ये कंफर्म हो गया कि भाई आरएनए ही है, आरएनए ही है जो पहले आया और उसके बाद आया डीएनए इन दी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना मैं चाह रहा था, दैट्स व्हाई ये कहानी आपको बताई गई है। सो टिल नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मेटाबॉलिज्म, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच कुड बी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी, उसके बाद हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन, नाम किसने दिया, कहाँ से डिस्कवर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये पढ़ लिया एंजाइम कहाँ बन सकता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक सेल के अंदर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंजाइम केमिकली कैसा है। एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम कुछ आरएनए भी ऐसे होते हैं जो एंजाइम का काम करते हैं, जिन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। एंजाइम की अब तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक देखी है। एंजाइम को बनाता कौन है, बनवाता कौन है, हार्मोन एक फैक्टर है, इस तरीके के और भी बहुत सारे फैक्टर है, हम सिर्फ हार्मोन तक महदूद है। अच्छा, ये आपको पता है ये क्या है दोनों, ये बताए क्या है दोनों, ये सेल्स हैं। ठीक है जी, ये सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या बनते हैं अभी हमने डिस्कस किया है जी, एंजाइम। सेल के अंदर कौन बनेगा, एंजाइम। अच्छा, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो जिस सेल के अंदर बने हैं उसी सेल के अंदर काम करेंगे। ठीक है, ऐसे एंजाइम को एंडो एंजाइम कहा जाता है, एंडो एंजाइम। अब मैं एंजाइम के लिए ENZ लिखूंगा, एंडो एंजाइम। इनको इंट्रासेल्युलर एंजाइम भी कहा जाता है राजा बेटा, इंट्रासेल्युलर एंजाइम। सिकंदर एक बार फिर से बताता हूँ, कुछ एंजाइम जिस सेल के अंदर बनते हैं ना वही काम दिखाते हैं, उन्हें हम एंडो एंजाइम कहते हैं, इंट्रासेल्युलर एंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो जहां बने उस सेल के अंदर नहीं, सेल से बाहर आकर के अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन एंजाइम्स को हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। ठीक है जी, एक्सो। और इनको और क्या कह सकते हैं हम, एक तो एक्सो एंजाइम कह रहे हैं, और क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। राजा बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल से बाहर आके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। देखें, इंट्रासेलुलर एंजाइम के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन किन चीजों से बनी हुई है, प्रोटीन के यूनिट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिड को मिला करके और उनसे डायपेप्टाइड बनवाने की जो फॉर्मेशन होगी ना, उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे वो सेल के अंदर ही अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करके दिखाएंगे, और वो होंगे एंडो एंजाइम, जिन्हें हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ प्रोटीन की एग्जांपल ली है। इसी तरीके से दो मोनोसेकेराइड कंबाइन होकर में क्या देंगे, डायसेकेराइड, वो एंजाइम भी एंडो एंजाइम होगा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, लिपिड, एंडो एंजाइम। ठीक है जी, समझ में आ रही है वाली बात, एंडो एंजाइम कहेंगे। लेकिन कुछ एंजाइम जहाँ बनते हैं ना वहां काम नहीं दिखाते, वो बाहर आके काम दिखाते हैं। जैसे कि आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ सिलेब्री एमाइलेज, नाम सुना है इसका, सिलेब्री एमाइलेज, सिलेब्री एमाइलेज। अमाइलेज सलाइवा सिलेब्री ग्लैंड से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका काम पता है क्या है सिकंदर, ये एक्ट करेगा ऑन स्टार्च, कुक्ड स्टार्च, स्टार्च शुड बी कुक्ड, और उसे ये कन्वर्ट करेगा इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, वेरी गुड। और हाउ डू यू फॉरगेट द लिमिट डेक्स्ट्रिन, लिमिट डेक्स्ट्रिन, इन तीनों में इसे कन्वर्ट कर देगा। राजा बेटा एमाइलेज बना सेल के अंदर है, जो सिलेब्री ग्लैंड के सेल्स हैं उन्होंने इसे बनाया।
लेकिन इसने माउथ की जो ओरल केविटी है उसमें आके अपना काम दिखाया, क्योंकि इसने सेल से बाहर आके अपना काम किया है ना। डेट्स वाई से हम क्या कहेंगे सिकंदर, एक्सो या एंडो? एक्सो, एक्सो एंजाइम और उसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम भी कहा जाएगा। ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि एंजाइम सेल के अंदर बनेंगे, एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं मोस्टली, कुछ आरएनए की तरह भी, कुछ आरएनए भी एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एंजाइम एंडोजिनस एंजाइम जो है वो एंडो एंजाइम भी हो सकते हैं और एक्सो एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, एक दो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और बकाया हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अच्छा देखें, ये हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, अगर इधर कार्बन डाइऑक्साइड हो और इधर वाटर हो, ठीक है जी, ये इन दोनों को कंबाइन करवा के हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सिकंदर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे एंजाइम के अंदर घुसे हुए हैं ना, इनको पता है हम क्या कहते हैं? जिन चीज पर एंजाइम ने एक्ट किया है इन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है। एवरीथिंग ऑन विच एंजाइम एक्ट इज नोन एज इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है जी, और देखो एंजाइम कितना बड़ा है, सबस्ट्रेट कितना छोटा है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एंजाइम जो है ना, एंजाइम ये बहुत लार्ज होता है कंपेयर टू इट्स सबस्ट्रेट। जी, एंजाइम बड़ा है। अच्छा, एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है जी, और ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसकी बात मैं आगे चल के करूंगा। ठीक है जी, आपको पता है कि हम जब प्रोटीन पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप्स बनाते हैं प्रोटीन के अलग अलग क्राइटेरिया की बेस पर, यूनिट की बेस पर, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन, स्ट्रक्चर की बेस पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, शेप की बेस पर देयर इज फाइब्रोसिस। ठीक है जी, फाइब्रस प्रोटीन एंड देयर इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब जैसी जो प्रोटीन होती है, कल उसको डायग्राम के साथ हम क्लियर करेंगे। आज उसको फिलहाल आप रहने दो और ट्रस्ट करो कि भाई एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। ठीक है जी। अच्छा, एंजाइम जिन चीज पर एक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है जी, सबस्ट्रेट के एक और एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज हो और यहाँ ऑक्सीजन हो तो हमें क्या मिलेगा सिकंदर? जी सही बोल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए, इस रिएक्शन का नाम क्या है सिकंदर, बताएंगे हमें? इस रिएक्शन का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन पर इसने एक्ट करा ना, अब ये इसके सबस्ट्रेट हो गए। तो कहने का मकसद ये, जिस चीज पर एंजाइम एक्ट करेगा ना वो क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। ठीक है जी, और एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत बड़ा है। अच्छा देखो, मैंने एक ही स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके और ग्लूकोज बना दिया है, लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसे समझ रहे हैं, सिर्फ सबस्ट्रेट समझाने के लिए, सबस्ट्रेट आपके दिमाग में रखने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिए। इतना सिंपल ये रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, आ रही है राजा बेटा बात समझ में? तो जिस चीज पर एंजाइम एक्ट करेगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट, और एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा नहीं है, जिस जगह पे एंजाइम होगा सेल के अंदर है और सेल के अंदर ही सबस्ट्रेट मौजूद होते हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी उनकी प्रोबेबिलिटी एंजाइम की तरफ आने की आना बढ़ती रहेगी। इस तरीके से एंजाइम पर एक्ट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, जिस हम अब तक हमें जितने सब्सटेंस पता है उन पर जो एंजाइम एक्ट करते हैं उनके हमने नाम में प्रपोज कर दिया। ठीक है, एक टर्म समझते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो साइट है जहां पर ये सब्सटेंस आकर फिट हुए, पता है साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है जी, वो साइट जहां पर एंजाइम का सबस्ट्रेट आकर के अटैच्ड होगा, सिकंदर क्या कहेंगे उसे, एक्टिव साइट। ये कहलाती है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। एक बार रिकैप लेते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखें, कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है इसको कंट्रोल कौन करेगा, एंजाइम। एंजाइम बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एंजाइम मोस्टली क्या, कौन सी नेचर होती है एंजाइम की केमिकली, प्रोटीनेशियस। अगर आरएनए से बने हुए हैं तो राइबोजाइम, जो कि थॉमस कैच और सिडनी अल्टमैन ने 1892 में हमें बताया था। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि एंजाइम कुछ एक्सो एंजाइम होते हैं, कुछ एंडो एंजाइम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। और इसके अलावा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत बड़ा होता है। एंजाइम की वो साइट जहां पर सबस्ट्रेट फिट होता है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, कोई सवाल? ओके।